नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला। आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने आगे के एमसीक्यूज़ लगाएंगे। कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग लगा रहे हैं पिछले कई दिनों से। आज उसके आगे के जो एमसीक्यूज़ हमारे हैं वो लगाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो है कि हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 1954, 1955, 1956 या फिर 1957। आपको बताना है कि हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था। बिल्कुल सही। इसका जो सही जवाब है वो हमारा 1955 है। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा द फ्यूचर ऑफ मैरिज एंड फैमिली किसकी पुस्तक है। द फ्यूचर ऑफ मैरिज एंड फैमिली किसकी पुस्तक है। द फ्यूचर ऑफ मैरिज एंड फैमिली किसकी पुस्तक है। आपके ऑप्शन है जेसी बर्नार्ड, जीपी मर्डॉक, ई वेस्टरमार्क, डेविड कूपर। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसलिए आपको इसे पता होना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सही आंसर है जेसी बर्नार्ड। जेसी बर्नार्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। जेसी बर्नार्ड की बुक है द फ्यूचर ऑफ मैरिज एंड फैमिली। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है कि आम तौर पर उपकल्पना निम्न में से किससे बनाई जाती है। जो हाइपोथेसिस हम लोग बनाते हैं, जो उपकल्पना हम लोग बनाते हैं, वो इन चारों ऑप्शन में से किस में से बनाते हैं, ये आपको बताना है। अनुभवजन्य तथ्य, एम्पेरिकल फैक्ट्स, शोधकर्ता की कल्पना, इमेजिनेशन ऑफ द रिसर्चर, सैद्धांतिक प्रारूप, या फिर जो उसके पहले वो शोध कर चुका है उनसे, जो उसके प्री रिसर्चेज हैं उनसे। वो आपको बताना है उपकल्पना किन में से बनेगी। जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, उपकल्पना, एक शोधकर्ता खुद में, एक शोधकर्ता उपकल्पना कैसे बनाता है। जो सबसे अप्रोप्रिएट इसका आंसर है वो है आपका अनुभवजन्य तथ्य। जो आप एम्पेरिकल नॉलेज होते हैं, हमने हाइपोथेसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जो अभी तक आपने सीखा होता है, जो अभी तक आपने जाना होता है, आप उसी से अपने एम्पेरिकल नॉलेज के सहारे एक फैक्ट बनाते हैं और जिसको कि आप टेस्ट करते हैं, जिसको कि आप अपने रिसर्च में लेकर के आगे चलते हैं, जैसे कि हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस के टाइप्स आपको एक बार अच्छे से पढ़ने चाहिए। कई बार हाइपोथेसिस के टाइप्स पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। और एक नया टॉपिक है जिसमें कि उपकल्पना की त्रुटियां शामिल हो गई इस बार। इसे हम उपकल्पना की त्रुटि में एक टॉपिक नया ऐड हुआ है, जिसमें कि हम टाइप 1 और टाइप 2 की एरर पढ़ते हैं। एक लेक्चर इस पर मैं जल्दी डाल दूंगा। टाइप 1 और टाइप 2 की एरर होती हैं, क्या होती हैं ये मैं बता दूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए आप देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। इसका जो सही आंसर था हमारा, वो हमारा था अनुभवजन्य तथ्य। अनुभवजन्य तथ्य इसका सही आंसर था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है कि यदि दो चर, मान लीजिए कोई दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, और वो दोनों वेरिएबल्स अपना मान अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं। वो दोनों मान, वो दोनों जो वैल्यूज़ हैं आपकी, वो दोनों अपना अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं वैल्यू, तो इसे आप क्या कहेंगे। यदि दो चर अपने मान विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा। सकारात्मक सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध, या फिर आंशिक सहसंबंध। आप जानते हैं यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है और एक मान इधर जा रहा है और अगली वैल्यू इधर जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस तरह का जो हमारा जो वैल्यू दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में बदलेगी उसे हम क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नकारात्मक सहसंबंध। नकारात्मक सहसंबंध इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। जब कोई व्यक्ति अपने को एक ही समय में दो या दो से अधिक ऐसी भूमिकाएं निभाता हुआ पाता है जो परस्पर विरोधी मांगे करते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे, जो ये है हमारा परस्पर विरोधी, जो कि आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी मांगे करते हैं आपस में, कॉन्ट्राडिक्टरी उनकी अपेक्षाएं होती हैं। तो इस तरह की जब कंडीशन आ जाती है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सटीक बैठता है? कब? जब कोई व्यक्ति एक ही समय में दो या दो से अधिक ऐसी भूमिका निभाता है जो कि उससे परस्पर विरोधी मांगे करती हैं। तो इस तरह का जो उदाहरण होता है वो ऑप्शन में से कौन सा सही होगा आपको बताना है। बिल्कुल सही, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूमिका संघर्ष। भूमिका संघर्ष में आप कई सारी भूमिकाएं एक साथ निभाते हैं और जिसकी वजह से आपको कई बार स्ट्रेन की स्थिति का सामना करना पड़ता है, तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिहा किए गए कैदियों के सफल पुनर्वास के लिए, ध्यान रहे, रिहा किए गए कैदियों के सफल पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर जो होते हैं के लिए कौन सा रिलेवेंट नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन कैदियों के पुनर्वास के लिए प्रासंगिक नहीं है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रिहैबिलिटेशन के लिए सटीक नहीं बैठता है। विधि के अनुसार तुरंत जमानत, सुनवाई में तेजी, परिवीक्षा की अनुमति, या फिर जेल में किए जाने वाले कार्यक्रम को रोक दिया जाना, आपको बताना है। तो विधि के अनुसार जमानत होना तो मतलब उस पर केस चले, ये बात तो ठीक है भाई। सुनवाई में तेजी भी होनी चाहिए, परिवीक्षा की भी अनुमति हो जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, पैरोल आपने पढ़ा होगा, अगर कोई व्यक्ति आचरण ठीक करता है जेल में, अगर वो सुधरता है, सुधार उसके अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं जो जेल के बड़े अधिकारी होते हैं या उसके आचार व्यवहारों से प्रभावित होकर के उसकी सिफारिश करते हैं और वो उसकी सज़ा कम करवा दी जाती है। इसे हम लोग परिवीक्षा कहते हैं। तो इसके लिए ये तीनों ऑप्शन तो सटीक बैठते हैं। जो ये चौथा ऑप्शन है कि जेल में किए जाने वाले कार्यक्रम को रोक दिया जाना, जैसे कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं सुधार के लिए, सुधारात्मक प्रक्रियाएं अपनाने के लिए, तो उसमें से जो कार्यक्रम चलते हैं अगर उन्हें रोक दिया जाएगा तो कैसे उसका पुनर्वास हो पाएगा भला, है ना। तो इसलिए जो ये वाला ऑप्शन था ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये प्रासंगिक नहीं है, तो माने कि ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से। आपको अगला प्रश्न देखिए। भारतीय गांवों ने इस कारण अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है। भारतीय गांवों ने इस कारण से अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है। हरित क्रांति का प्रभाव, जजमानी प्रथा का समाप्त होना, शहर की बाहरी हिस्से में रहने वालों से व्यवहार, या फिर ये सभी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि भारतीय गांव आत्मनिर्भर हैं, ये भी किसी का कोट है, आप बताइएगा अगर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में। हालांकि भारतीय गांवों को लघु गणतंत्र किसने कहा, ये हम लोग एक बार अपने एमसीक्यू में लगा चुके हैं। भारतीय गांव आत्मनिर्भर हैं, ये भी किसी ने कहा है, और भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है, ये भी किसी ने कहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको पता रखनी है, क्योंकि आपको जनरल किताबों में तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आप जनरल इसको पढ़ते पढ़ते आप सीख जाएंगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस कारण की वजह से भारतीय गांवों ने अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है। हरित क्रांति का प्रभाव, जजमानी प्रथा का समाप्त होना, शहर के बाहरी हिस्सों में रहने वालों से समव्यवहार, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। हरित क्रांति का प्रभाव भी पड़ा है, जजमानी प्रथा भी समाप्त हो गई है, और शहरीकरण की प्रक्रिया भी जो हमारी बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब जो गांव है वो आत्मनिर्भर नहीं रहे बल्कि वो शहर की तरफ पलायन करके आने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। आलोचनात्मक सिद्धांत का एक रूप है। कौन सा आलोचनात्मक सिद्धांत का एक रूप कहलाता है, बताना है आपको। आलोचनात्मक सिद्धांत का एक रूप कौन सा है? बहुत ही सरल सवाल है, बहुत कम समय लगना चाहिए इसमें। बिल्कुल सही जवाब फ्रैंकफर्ट स्कूल, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सभी का सही है। फ्रैंकफर्ट स्कूल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ट्राइब कास्ट एंड नेशंस किसकी पुस्तक है? ट्राइब कास्ट एंड नेशन किसकी पुस्तक है? ट्राइब कास्ट और नेशन किसकी पुस्तक है? आर नेस्फील्ड, एफ जी बेले,
डीएन मजूमदार या फिर बेडेन पावेल? बिल्कुल सही। जो इसका सही आंसर है आपका, वो आपका एफजी बेले है। एफजी बेले इसका राइट आंसर हो जाएगा। एफजी बेले की पुस्तक है द ट्राइब कास्ट एंड नेशंस। आपको याद रखनी है, इस तरह की पुस्तकें अगर जब भी आंखों के सामने आए उन्हें तुरंत रिकॉर्ड कर लीजिए, मतलब आंखों में फीड कर लीजिए एकदम, ताकि जब भी पेपर के सामने आप जाएं तो आप भूलें नहीं, अगर बाई चांस ये पुस्तक पूछी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे। निम्न में से कौन एक जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? अब इसी के साथ साथ एक प्रश्न और जुड़ जाता है कि जो जीएस घुरिये ने जो 6 विशेषताएं बताई हैं, क्या आप लोगों को याद है? जो जीएस घुरिये ने 6 विशेषताएं जाति की बताई हैं कि क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो सभी विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी जाति की एक विशेषता नहीं है। तो पदानुक्रम तो होता है, हम जानते हैं कि एक हायरार्किकल ऑर्डर होता है, कुछ जातियां ऊपर कुछ जातियां नीचे होती हैं। वंशागत पेशा भी होता है, व्यवसाय के चुनाव में बाध्यता भी होती है। बहिर्विवाह तो नहीं होता है, क्योंकि जाति एक अंतर्विवाही समूह है, यह भी किसी का कथन है। जाति एक अंतर्विवाही समूह है, एंडोगैमस ग्रुप है, जो कि अपने ही जाति समूहों में विवाह करता है। ठीक है। अस्पृश्यता भी है, क्योंकि जो नीची जाति के लोग होते थे पहले, लोग उनसे बहुत ज़्यादा अस्पृश्य व्यवहार करते थे, उनको अस्पृश्य मानते थे। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हमारा बहिर्विवाह हो जाएगा, क्योंकि जाति एक अंतर्विवाही समूह है, एंडोगैमस ग्रुप है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ट्रोबियन आइलैंडर्स, बहुत ही आसान किताब, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ट्रोबियन आइलैंडर्स का अध्ययन किसने किया या किसकी बुक है? ट्रोबियन आइलैंडर्स का अध्ययन किसने किया? आपके ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, जेम्स फ्रेजर, मेलिनोस्की या फिर लेवी स्ट्रॉस। बिल्कुल सही। जो उसका राइट आंसर है वो हमारा मेलिनोस्की है। मेलिनोस्की की बुक का नाम है ट्रोबियन आइलैंडर्स, जिसमें कि उन्होंने ट्रोबियन द्वीप समूह के लोगों पर अध्ययन किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न जेंडर से है। आप जानते हैं जेंडर की भी यूनिट 9 में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको कि भी आपको पढ़ना है। जेंडर सामाजिक रूप से रचित है, ये पूरा एक कथन है। जेंडर सामाजिक रूप से रचित है, जबकि सेक्स जैविक रूप से प्रदत्त है। मतलब जो आपका जेंडर होता है वो सोशली कंस्ट्रक्ट होता है, जबकि जो आपका सेक्स है वो बायोलॉजिकली डिटरमाइन होता है। ये कथन किस नारीवाद की किस लहर से आप जोड़ करके देखते हैं? इसके लिए जो जेंडर है जिनके पास, वो जानते होंगे इसका आंसर, और जिनके पास जेंडर नहीं है उन्हें भी इतना बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। नारीवाद की पहली लहर, दूसरी लहर, नारीवाद की तीसरी लहर या फिर भूमंडलीकरण का प्रभाव है, जिसकी वजह से ये कथन यहाँ पर प्रासंगिक हो जाता है। जो इसका सही जवाब है वो नारीवाद की दूसरी लहर है। नारीवाद की दूसरी लहर जब आई तो ऐसा माना गया, और लहरों से यहाँ पर मतलब वेव ऑफ फेमिनिज्म से है, जिसमें कि जो नारीवाद की विचारक आए, आपको पता होना चाहिए कि पहले विचारक कौन से हैं, दूसरे में कौन कौन विचारक जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने नारीवाद की जो दूसरी लहर आई उसका मानना था कि जेंडर जो है सामाजिक रूप से रचित है, जबकि सेक्स जैविक रूप से प्रदत्त है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुसंस्कृतिवाद का संबंध किससे है? बहुसंस्कृतिवाद का संबंध किससे है? संस्कृतियों के संबंध में अधिमानी निर्णय, सांस्कृतिक विलंबता का सिद्धांत, सभी संस्कृतियां समान हैं, या फिर कुछ संस्कृतियां अधिक प्रमुख हैं? बहुसंस्कृतिवाद यानी कि मल्टीकल्चरलिज्म का संबंध किससे है? संस्कृतियों के संबंध में अधिमानी निर्णय, मतलब कोई ऊपर कोई नीचे, या फिर कल्चरल लैग, या फिर सभी संस्कृतियां बराबर हैं, या फिर कुछ संस्कृतियां अधिक प्रमुख हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सभी संस्कृतियां प्रमुख हैं, सभी संस्कृतियां समान हैं, क्योंकि मल्टीकल्चरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल साथ ही साथ आप लोग याद कर लीजिए, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सैलेड पॉट है ना, सैलेड पॉट की बात करते हैं, जैसे कि सलाद की जो प्लेट होती है, हमारी जो सैलेड की प्लेट होती है, उसमें
प्याज का एक अलग रोल है, टमाटर का एक अलग रोल है, गाजर एक अलग रोल है। तो मतलब इसी तरह से एक कंट्री में सभी संस्कृतियां अपनी अपनी पहचान बनाए रखती हैं, जिससे कि हम लोग बहुसंस्कृतिवाद या मल्टीकल्चरलिज्म कहते हैं, है ना। तो मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब क्या हुआ कि सैलेड प्लेट की तरह सभी धर्म सभी संस्कृतियां अपना अपना महत्व बना करके रखेंगी। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, सभी संस्कृतियां समान हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में की है? किस प्रकार के अपराधियों की चर्चा सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में की? अब साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये किताब का नाम भी ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी सदरलैंड की बुक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन में आंसर और आंसर में क्वेश्चन और ऑप्शंस में क्वेश्चंस आप लोग खुद ब खुद बना सकते हैं। सदरलैंड की रचना प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में किस प्रकार के अपराधी की चर्चा सदरलैंड ने करी है? इसका सही आंसर बी है, सफेद पोश अपराधी। सफेद पोश अपराधियों की चर्चा करी है, जिन्होंने कहा है कि सफेद पोश अपराधी वे होते हैं जो सत्ता के किसी पद पर रहते हुए या फिर किसी व्यवस्था में कार्यरत रहते हुए कुछ ऐसा आपराधिक कृत्य करते हैं जिससे कि उन पर किसी को शक भी नहीं होता है और वो अपना काम आसानी से कर जाते हैं, है ना, व्हाइट कॉलर क्राइम भी जिसे कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व प्रणाली सिद्धांत के संबंध में कौन सा विषम है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है इन चारों में से जो कि आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के संदर्भ में? अब साथ ही साथ इससे भी एक प्रश्न बन गया कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी विश्व प्रणाली सिद्धांत दिया किसने है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व प्रणाली सिद्धांत के संबंध में कौन सा विषम है? अब आपको पता है कि जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है हमारा, उसमें हमारा क्या क्या होता है। तो आपको पता है कि क्रोड कंट्रीज तो होती हैं जी, है ना, क्रोड कंट्रीज तो होंगी, परिधि भी होती है, ये जो ये एरिया हमारा होता है ये परिधि का होता है, अर्ध परिधि जो बीच में होता है वो भी होता है। लेकिन विश्व स्तरीय नगर इसमें सम्मिलित किए जाते हैं कि नहीं, इस बारे में हमें नहीं पता। तो इसका मतलब जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो विश्व स्तरीय नगर हो जाएगा, क्योंकि ये विश्व प्रणाली सिद्धांत का एक हिस्सा नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिसिंग वुमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, पूछे जाने की पूरी संभावना है। मिसिंग वुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? मिसिंग वुमेन, मिसिंग वुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? आशीष बोस, अमर्त्य सेन, महबूब उल हक या फिर J.R. रेले? मिसिंग वुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने बताया था कि किस तरह से जो हमारा महिलाओं का अनुपात है वो बराबर गिरता जा रहा है और जिसके कारण उन्होंने मिसिंग वुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो अमर्त्य सेन है, ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे विधवाओं पर किए गए कार्य के लिए जाना जाता है? विधवाओं पर काम किसने किया है? विधवाओं के लिए किसने काम किया है? किसे विधवाओं पर किए गए कार्य के लिए जाना जाता है? पाम राजपूत, मार्था अल्टर चेन, वंदना शिवा या फिर उत्सा पटनायक? इन चारों ऑप्शन में से जो सटीक ऑप्शन है इस प्रश्न के हिसाब से वो आपको बताना है कि किसने विधवाओं पर काम किया है, विधवाओं पर किए गए कार्य के लिए किसे जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो मार्था अल्टर चेन हो जाएगा। इन्होंने विधवाओं के लिए काफ़ी काम किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु, व्यक्तियों, सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु मतलब उसके बेटरमेंट के लिए, सोशल कंडीशन को सुधारने के लिए जो रिसर्च की जाती है उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। सर्वे मेथड, एक्शन रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात यहां पर आपको ध्यान होनी चाहिए पूरी। सर्वेक्षण अनुसंधान, क्रियानिष्ठ अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान या फिर व्याख्यात्मक अनुसंधान? बिल्कुल सही,
जो इसका राइट आंसर है वो हमारा एक्शन रिसर्च हो जाएगा, है ना। एक्शन रिसर्च इसका राइट आंसर, क्रियानिष्ठ अनुसंधान इसका हो जाएगा, जो कि किसी समाज की स्थिति को सुधारने के लिए, बेहतरी के लिए होता है, बेटरमेंट के लिए। हमेशा आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन में आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं और कीवर्ड्स पर ही पूरे आंसर का जो मूल होता है वो टिका होता है। अगर आपने एक बार कीवर्ड्स ढंग से पकड़ लिए तो फिर क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्रियानिष्ठ अनुसंधान, है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का प्रश्न है, आप लोग इसको आराम से देख लीजिए पहले क्या है ये। विस्थापन विकास के सूचकांकों में से एक है। कह रहा है जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स में से एक है, वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो विकास के सूचकांकों में से एक है, और इसका रीजन है कि विस्थापन दुख, दारिद्र्य तथा अन्य समस्याओं से लोगों के ग्रसित होने के कारण बनता है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न अभिकथन रीजन आएंगे, आपको इसके लास्ट में ये एक है के बाद तुरंत बाद आपको इसके बाद में तुरंत ही क्योंकि लगा देना है। तुरंत ही, जैसे ये सेंटेंस जहां पर ये खत्म होगा अभिकथन, उसके बाद क्योंकि लगा देना है। विस्थापन विकास के सूचकांकों में से एक है क्योंकि विस्थापन दुख, दारिद्र्य तथा अन्य समस्याओं से लोगों के ग्रसित होने के कारण बनता है। अब आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज तो ठीक कह रहा है भाई, चलो ये बात तो सही हो गई है, मान लिए, लेकिन ये चीज कैसे मानी जाए कि ये कैसे सही हो सकती है, ये गलत है। तो इसका मतलब ए गलत है और आर सही है। ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। जो हमारा ये वाला ऑप्शन है ए गलत है और आर सही है, ये ऑप्शन हमारा इसके संदर्भ में सही हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन विकास के सूचकांकों में से एक थोड़ी ना है, तो ये कथन तो यहीं पे गलत हो गया और ये सही है। इस तरह से आपको बस इस क्वेश्चन को हल करना होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभिकथन ये कह रहा है, जो असर्शन है आपका, जो आपका असर्शन है वो ये कह रहा है कि कोई भी समाज पूर्णतः विचलन मुक्त नहीं हो सकता है। कोई भी समाज पूर्णतः विचलन मुक्त नहीं हो सकता है, और इसका कारण है कि विचलन और अनुरूपता समाज की सतत प्रक्रिया है। अब इसमें भी सेम काम आपको करना है, वही, कोई नया काम नहीं है इसमें, सेम वही काम। कोई भी सोसाइटी डेविएंस फ्री हो ही नहीं सकती, बिकॉज या क्योंकि विचलन और अनुरूपता तो समाज की सतत प्रक्रिया है। ये तो समझ में आ रही है ना बात, कि कोई भी समाज पूर्णतः विचलन मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि विचलन और अनुरूपता समाज की सतत प्रक्रिया है। डेविएंस और कन्फर्मिटी जो समाज की कंटिन्यूअस चलने वाला एक प्रोसेस है। तो ये तो हमें दोनों सही भी लग रहे हैं और ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी लग रही है। तो इसी तरह से इस पे हम क्या कर देंगे कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो जब भी असर्शन रीजन के जितने ज़्यादा प्रश्न हो सके लगा लीजिए आप, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसलिए इस तरह के प्रश्नों का प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें। आज के 20 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। हिंदी दिवस है आज, हिंदी में ज़रूर पढ़िए। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग, हालांकि चैनल भी हिंदी डेडिकेटेड है, लेकिन ज़माने के बदलने के साथ आपको स्वयं को बदलना पड़ता है, वरना फिर स्पेंसर का नियम तो आपने पढ़ा ही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, योग्यतम की उत्तरजीविता, है ना। आप अगर फिट नहीं होंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हिंदी पढ़िए, अच्छी बात है, उपन्यास पढ़िए, हिंदी भाषा पढ़िए और इंग्लिश भी पढ़िए, इंग्लिश भी सीखिए, क्योंकि इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो जो रेस है ना उसमें आप ऑलरेडी पिछड़ जाएंगे, जो कि बहुत गलत बात है। और ऐसा थोड़ी ना है यार, कोई हुआ है, एक भाषा ही तो है, भाषा ही तो सीखनी है। 2 महीने लगेगा, भाषा सीख जाओगे, पढ़ने लगोगे। मैं भी हिंदी मीडियम पढ़ता था। कहने का मतलब यह है कि आपको इंग्लिश का टेक्स्ट धीरे धीरे पढ़ना है, 1 पन्ना 2 पन्ना, जैसे जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। और जाहिर सी बात है, ये बात आप भी मानते हैं कि अंग्रेजी हिंदी की अपेक्षा कहीं ज़्यादा आसान है। और एक बार आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में कंफर्टेबल हो गए, फिर आप अपना योगदान समाजशास्त्र को, फिर अपना योगदान आप हिंदी को आराम से दे सकते हैं। फिर आपसे हिंदी के लिए जो बन पड़े आप करिए। हम तो कह रहे हैं फिर आप एकदम एक मुहिम चलाइए, है ना। आप भी हिंदी में पढ़ाइए, रिट्जर, हर्लम्बस को हिंदी में ट्रांसलेट करिए। दिक्कत क्या है ना जी, कि हम लोग करना नहीं चाहते हैं,
हम लोग चाहते हैं कि हो जाए, तो ऐसे नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, है ना। तो अगर हिंदी आपको हिंदी में दिक्कत हो रही है तो ये दिक्कत औरों का ना हो, इसलिए आपको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी और आपको अपने दूसरे आने वाली पीढ़ी के लिए, जैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखें, तो आपको अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हिंदी इंग्लिश के बीच की जो ये खाई है ना, ये पट जाए, ये इतनी गहरी ना रहे। तो कहने का मतलब जैसे आप यूपीएससी का रिजल्ट देखते हैं, है ना, आप यूपीपीएससी का रिजल्ट देखते हैं, आप देखते हैं कि हिंदी इंग्लिश के बीच में बहुत खाई है, जो पहला टॉपर है वो 337वें नंबर पर आ रहा है। तो ये जो एक बीच की खाई है ना, इसको आपको भरना है। और ये ऐसे नहीं, कहने से नहीं भरेगी कि नहीं नहीं हम तो हिंदी ही लेंगे। आप अंग्रेजी लो, आप अंग्रेजी पढ़ो और फिर हिंदी में अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराओ। आप समाज में इस पद पर पहुंचो, इस परिस्थिति पर पहुंचो कि एक अच्छा मटेरियल अपने अपने जो जूनियर्स हैं, जो अपने छोटे भाई बहन हैं, जो आपके आने वाली पीढ़ी है, उसको आप हिंदी में भी एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सको। क्योंकि आप सोशियोलॉजी पढ़ने की सोचते हो और फिर हिंदी में कौन सी किताब नज़र आती है आपको? है कोई बुक? कोई बुक नहीं है। और इंग्लिश में ऐसी तमाम सारी किताबें हैं। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से सेम आपको खुद हतोत्साहित नहीं होना है, बल्कि इस बात को आपको अपने ईगो पे लेना है। जब आपकी ईगो पे ये बात लगेगी तो आप हिंदी में भी काम करेंगे और अंग्रेजी में भी काम करेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। ज़्यादा लेक्चर नहीं देते हैं वरना आप लोग बोर हो जाएंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, प्रश्न लगाते रहिए और हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़िए। भाषाएं कोई बुरी नहीं है, जितनी भाषाएं हो सके उतनी भाषाएं सीखिए। कल मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।